पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में बिग थ्री ने नेरी मचाई हुई थी। कोई रोशनी नहीं थी, ना कोई एलईडीज, ना डीआरएल्स, ना खे, ना स्वा। इसी अंधेरे से निपटने के लिए इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है तारों पे जो डालते हैं कमंद। जवानान पाकिस्तान ने रीगल ऑटोमोबाइल्स के साथ मिलके गैलेक्सी ग्रिल वाली ग्लोरी प्रो पे कमांड डाली, जिसमें एक दो नहीं पूरे 182 तारे हैं। ग्लोरी आई, ग्लोरी छाई और उसकी एलईडीज और क्रोम की रोशनी से अंधेरा छट गया। एक सेडान की कीमत में 7 सीटर क्रॉसओवर। ग्लोरी प्रो पाकिस्तान में इस प्राइस रेंज में मौजूद तमाम क्रॉसओवर से बड़ी गाड़ी है। इसकी लेंथ 4680, विड्थ 1845 और हाइट 1715 मिलीमीटर है और व्हील बेस 2780 मिलीमीटर है, जो कि ठीक ठाक स्पेस है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी 200 मिलीमीटर है, यानी कि ये ऊंचाई में भी बाकियों से मेरा ख्याल है ज़्यादा है। व्हील बेस तो नो डाउट इसकी सबसे ज़्यादा है। डायमेंशंस देख के ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो इसको 7 सीटर बनाया है, ये 2 सीटें लगाने की खाना पूरी नहीं की गई, बल्कि ये गाड़ी ग्राउंड अप एज अ 7 सीटर क्रॉसओवर के तौर पे ही बनाई गई है। अगर साइज़ में हम कंपेयर करें तो इसका जो व्हील बेस है वो बड़ा क्लोज है ग्रैंड सांता फे, जो कि हंडई की गाड़ी है, जो कि लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। एक्सटीरियर वाइज सामने से अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी हैंडसम लुक। इसकी ग्रिल की मैं ऑलरेडी बड़ी तारीफ़ कर चुका हूँ। उसके अलावा जो इसके डीआरएल्स और इसकी लाइट्स जो हैं एलईडी सिविक की तरह से हैं और बड़ी एग्रेसिव सी उनकी लुक है। तो ओवरऑल फ्रॉम द फ्रंट इट्स अ वेरी हैंडसम कार। अगर आप साइड से गाड़ी को देखें तो मुझे जो इसमें एक चीज़ मिस नज़र आती है वो ये है कि 200 मिलीमीटर जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, उसके बाद इसमें साइड स्टेप होना चाहिए था। अब इसमें साइड स्टेप उन्होंने नहीं दिया, तो आई थिंक कि इसमें बैठते हुए शायद थोड़ी मुश्किल होगी कई कुछ लोगों को। साइड स्टेप इसमें आई बिलीव कि लाजमी होना चाहिए था। बैक साइड से आप देखें तो बैक साइड तो इसकी बिल्कुल यूरोपियन इंस्पायर्ड है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इन्होंने यूरोपियन गाड़ियों से इंस्पायर होकर एक डिज़ाइन बनाया। नॉर्मली जब 7 सीटर कार्स बनाई जाती हैं तो वो शेप पे बाज़ात, स्पेशली जब कॉम्पैक्ट शेप हो, तो वो मार खा जाती हैं। लेकिन ग्लोरी प्रो के बारे में हम ये नहीं कह सकते। इट्स अ वेरी एलिगेंट एंड अ वेरी हैंडसम लुकिंग कार। गाड़ी में कीलेस एंट्री है। आप दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर हो तो डैशबोर्ड लेआउट और इवन जो सीट्स हैं उनकी कलर स्कीम वगैरह देख के आपको सबसे पहले जो आपके जहन में आता है वो है BMW। इट्स एन एग्जैक्ट कॉपी। और BMW का बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर है और वही इन्होंने रेप्लिकेट करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इस पे जो इसकी सामने सेंटर स्क्रीन है, उसकी जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो ये कि वो चौड़ी ज़्यादा और ऊंची कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्ली रात को चलाते हुए या इवन वैसे भी वो एक आई सोर नहीं होगा कि हर वक्त आपकी आंख में लाइटें बज रही हैं। उसकी एर्गोनॉमिक्स का इन्होंने ख्याल रखा है। उसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए बटन्स भी हैं आपके पास, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है। इंटीरियर के बारे में ऑलरेडी आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत इसके बारे में देखा होगा, तो आई विल नॉट टॉक अ लॉट अबाउट इट, बट इट्स अ वेरी डिसेंट एंड गुड लुकिंग कार। जो पिछली सीट्स हैं उस पर भी अगैन के एयर वेंट्स हैं, वो लोग भी कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन जो थर्ड रो है उसमें ग्लोरी प्रो में तो नहीं है एयर वेंट्स, जो ग्लोरी 580 रेगुलर है उसमें है। तो अब ये एक है इस वाली में थोड़ा सा क्वर्क के उन्होंने जो लास्ट रो है उसमें एयर वेंट्स नहीं दिए। लेकिन इसकी एक रीज़न शायद जो इसकी इतनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है वो भी हो सकती है। अदर देन दैट एर्गोनॉमिकली मेरा ख्याल है गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इवन जो इसकी आखिरी जो रो है उसमें भी सीटिंग कैपेसिटी डिसेंट है। वो बिल्कुल उस तरह नहीं है कि बहुत कम हो। बच्चों के लिए है, बट इट्स गुड। और इवन मेरा ख्याल है कोई एडल्ट्स भी अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे तो वो बैठ सकते हैं। ओवरऑल इंटीरियर में मुझे जो चीज़ नहीं पसंद वो इसका मीटर नहीं पसंद। मुझे लगता है कि बहुत पुराना सा डिज़ाइन है और इट्स नॉट गुड लुकिंग एट ऑल। अगर आप कंपेयर करें इसको स्पोर्टाज के मीटर से या MGHS के मीटर से,
तो आई डोंट थिंक इट कम्स क्लोज। बाकी एवरीबडी हैज़ हिज ओन चॉइस, अगर आपको अच्छा लगता है तो इट्स गुड फॉर यू। मेरे नज़दीक मीटर और जो थर्ड रो है उसमें एयर वेंट्स की कमी के अलावा शायद इंटीरियर में इस गाड़ी में और किसी चीज़ की कमी नहीं है। गाड़ी में 1500 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन है। ये 147 हॉर्स पावर बनाता है और 220 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है। ये वो एग्जैक्ट सेम इंजन है जो रेगुलर 580 1.5 टर्बो है उसमें भी यही है। इस इंजन का मॉडल नंबर है SFG15T। मैंने कई जगह पे पढ़ा है कि ये इंजन शायद वॉल्वो से रिसोर्स्ड है और कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि ये फियाट से रिसोर्स्ड है। मेरा ख्याल है कि ये वॉल्वो से तो नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्वो का एक अपना आर्किटेक्चर है और वो टाइमिंग बेल्ट प्रेफर करते हैं, जबकि फियाट में भी मैंने इस स्पेसिफिकेशन का कोई इंजन नहीं गुजरा मेरी नज़र से। तो ये हो सकता है कि किसी दूसरी यूरोपियन कंपनी के से लाइसेंस लेके इन्होंने ये खुद डेवलप किया हो इंजन। ये इंजन जो है ये एक कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन के थ्रू पावर जो है वो सिर्फ फ्रंट व्हील्स को पहुंचाता है। जो इसकी अंदर CVT यूज़ हो रही है ये एक यूरोपियन कंपनी है बेल्जियम बेस्ड जिसका नाम है पंच पावर ट्रेन, ये वो बनाती है। जो रेगुलर ग्लोरी टर्बो थी उसके अंदर तो जो ट्रांसमिशन यूज़ हो रही थी उसका मॉडल था VT3 जो है वो विदाउट टॉर्क कन्वर्टर थी और एक स्टार्टअप क्लच के साथ गाड़ी को इस्तेमाल करती है। तो इन्होंने ये कहा था शुरू में कि जो ग्लोरी प्रो या आई ऑटो के नाम से ये बाकी दुनिया में जानी जाती है, इसमें जो ट्रांसमिशन इस्तेमाल की जाएगी वो उनकी नई टॉर्क कन्वर्टर के साथ वाली ट्रांसमिशन होगी जिसको VT5 कहते हैं। और उसकी एक रीज़न ये दी थी कि ग्लोरी प्रो में जो इंजन इस्तेमाल होएगा वो शायद 170 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क का है। तो लेकिन हमने ये देखा कि अभी तक जितनी भी दुनिया में आई ऑटो भी जा रही है और पाकिस्तान में जो ग्लोरी प्रो है उसके अंदर इंजन तो सेम है जो कि रेगुलर ग्लोरी वाला है। तो आई थिंक के आई डोंट नो, हो सकता है कि इसके अंदर VT5 हो और जो दूसरी वाली है रेगुलर उसके अंदर VT3 हो, बट ये बड़ा एक अजीब सा होगा कि सेम इंजन के साथ दो डिफरेंट ट्रांसमिशंस दे रहे हो, स्पेशली कंसिडरिंग कि जब गाड़ी की इतनी ज़्यादा मार्केट में प्रेजेंस नहीं है। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट और फिर बाद में जब लोगों को उसकी रिपेयर या रिप्लेसमेंट वगैरह का काम आएगा तो इट विल बी अ हार्ड थिंग टू फाइंड। अब एक चीज़ ये कहते हैं कि जो VT3 थी उसकी फ्यूल इकॉनमी कम थी और VT5 क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर के साथ है तो उसकी फ्यूल इकॉनमी बेहतर होगी। ये भी अगैन मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता क्योंकि जो स्टार्टअप क्लच वाली है उसके अंदर चूँकि मैकेनिकल लिंकेज होती है तो पावर लॉसेस नहीं होते एंड दैट, और तो एक तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और सेकेंडली क्योंकि पावर लॉसेस नहीं होते इस वजह से वो इस्तेमाल की जाती है। जबकि जो टॉर्क कन्वर्टर है उसमें 10 से 15% आपके पावर लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से फ्यूल इकॉनमी डिप लेती है थोड़ी सी। आई डोंट नो कि इसमें कौन सी है, बट आई थिंक कि जो ग्लोरी के ओनर्स हैं या अगर आप लेना चाह रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन टू आस्क रीगल मोटर्स कि क्या इन दोनों में सेम ट्रांसमिशन है तो कौन सी है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है बाकी गाड़ियों की निस्बत क्योंकि CVT जनरली तौर पे जो रेगुलर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस होती हैं उनसे कुछ वीक होती हैं। 70-80 हज़ार के बाद उनमें बाज़ औक़ात मसले आ सकते हैं जिसकी वजह से अगर आपको पता हो पहले से तो यू वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड कि जो उसकी रिपेयर वगैरह करानी है। और जहाँ तक ये बात है मैंने कई जगह पे ये देखा है कि लोग कहते हैं कि शायद CVT इज़ नॉट गुड, कि वो पहाड़ नहीं चढ़ सकती है या उसमें पावर डिलीवर नहीं कर सकती, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। CVTs कई कंपनियों ने बहुत हाई पावर्ड और हाई टॉर्क गाड़ियों में इस्तेमाल की हुई हैं। जो पंच पावर ट्रेन है वो ख़ुद भी 1970 से वो CVT ट्रांसमिशंस बना रहे हैं और वो इनिशियली ट्रक्स में भी यूज़ करते थे। तो आई डोंट थिंक कि पावर डिलीवरी का कोई इशू होगा इस गाड़ी में, इट वुड बी फाइन। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे DFS के ग्लोरी प्रो के और जो रेगुलर ग्लोरी थे उसके ओनर्स के कुछ फीडबैक देखा। एक चीज़ जो नज़र आई वो ये कि कुछ ओनर्स को छोटे मोटे इश्यूज़ आ रहे हैं जो कि किसी भी एक नई गाड़ी में आ सकते हैं, जिनको आप टीथिंग प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, मसलन लूज़ फिटिंग्स या कोई लूज़ कनेक्टर्स वगैरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत अच्छी और ऑलमोस्ट सारे लोगों ने कही वो ये कि जो रीगल मोटर्स की कस्टमर सर्विस थी दैट इज़ एक्सेप्शनल। जिस भी
को कोई इशू आया है, रीगल मोटर्स की और DFSK की जो टीम थी, दे वर ऑन इट फास्ट, और वो उसका कोई ना कोई हल भी निकालते थे, पार्ट्स रिप्लेस करने होते थे वो भी करते थे, चाहे कोई मैकेनिकल इशू हो या चाहे कोई इलेक्ट्रिक इशू हो। किसी जगह पे भी मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने किसी को कहानियाँ कराई हो या उनसे सॉल्व ना हुआ हो। सो इट मीन्स कि दे आर अ गुड कस्टमर सर्विसेज आफ्टर सेल्स नेटवर्क, जो उनका बेशक छोटा होगा लेकिन दे आर पुटिंग देयर फुल एफर्ट। इसके अलावा ये भी देखा कि इवन इनके जो चाइनीज़ टेक्नीशियंस हैं वो भी आके लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और कई जगह पे तो मैंने ये भी देखा कि वो लोगों के घर तक जाके उन्होंने उनके इश्यूज सॉल्व किए हैं। ये एक बेहतरीन चीज़ है, और जहाँ तारीफ़ जायज़ है वो करनी बनती है। किसी भी होंडा सिटी और चंगन आल्सवन के फैंस के बाद अब ग्लोरी के फैंस का डब्बे से नाराज़गी का वक्त हुआ चाहता है। बाकी गाड़ियों के फैंस अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक ये फरीज़ा सरंजाम दें। DFSK की वेबसाइट पे लिखा है कि कंप्लीट पीस ऑफ माइंड विद a 3 year और 60,000 किलोमीटर वारंटी। इतनी छोटी वारंटी एक न्यू एंट्रेंट और नई गाड़ी के लिए, आई थिंक इट इज़ अ जोक। इतने टाइम में तो कई कंपोनेंट्स ने अभी अपनी हाफ लाइफ भी नहीं पूरी की होती जब इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। गाड़ी लेते हुए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको लेने से पहले पता होती हैं, और उसके हिसाब से फिर हम पैसे खर्च करते हैं। टर्बो इंजन जहाँ ड्राइव में बेहतर है, वहाँ इसकी रिलायबिलिटी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से कम होती है, क्योंकि एक छोटे इंजन से हर तरह से ताकत निचोड़ी जा रही होती है, कंपोनेंट्स की वेयर टेयर्स ज़्यादा होती है। टर्बो फंक्शन सिर्फ ये होता है कि जैसे आग को ज़्यादा भड़काने या दहकाने के लिए उसमें फूंक मार रहे होते हैं या पंखे से हवा देते हैं कि वो दहके, दिस इज़ सेम फॉर टर्बो इंजन। उसकी वजह से टेम्परेचर वगैरह बढ़ता है, और नो डाउट कि ये इंटरकूलर्स और बाकी एक अच्छे कूलिंग सिस्टम के साथ उसको काम डाउन किया जाता है, लेकिन फिर भी वो आपके हाई टॉर्क की वजह से बनाते हुए इंजन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो इंजन कंपोनेंट्स होते हैं उनकी लाइनिंग वगैरह ज़्यादा रीइंफोर्स की होती है, लेकिन अगैन के फिर भी उसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है। जो दूसरा अलार्म है दैट इज़ CVT किसी भी कंपनी की हो, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेगुलर ऑटो से कम होती है, और रिपेयरेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, अदर देन कि उसके मैकेट्रॉनिक्स या वॉल्व बॉडी वगैरह की रिपेयर हो। अमेरिका वगैरह में जहाँ पे टोयोटा और होंडा अपनी गाड़ियों की 60,000 मील की वारंटी देते हैं या 3 साल के साथ, वहाँ पे जो इंजन और ट्रांसमिशन ट्रांसएक्सल वगैरह की उनकी वारंटी 5 साल या 1 लाख मील होती है, और CVT वाली गाड़ियों में तो बाज़ औक़ात 10 साल तक की वारंटी भी दी जाती है, क्योंकि गियर बॉक्स चल ही फ्रिक्शन पे रहा होता है, और इसमें वेयर एंड टेयर एक लाजमी हिस्सा है। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि 5 पार्ट ट्रेन जो है वो बहुत अरसे से CVTs बना रहे थे, वो वेरी गुड एक्सपीरियंस, मगर उनके भी कई दफ़ा CVTs में बहुत इश्यूज़ आए हैं। प्रोटॉन सागा में जो CVT यूज़ हुई थी उसमें इतने ज़्यादा इश्यूज़ की शरह थी कि इवेंचुअली उन्होंने वो CVT ख़त्म कर दी थी और रेगुलर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे आ गए थे। जो 2009 तक आने वाली मिनी कूपर थी उसमें VT2 नामी 5 पावर ट्रेन की CVT यूज़ होती थी, और उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रिपोर्ट आना शुरू हुए थे, क्योंकि उसका एक रेगुलर हिस्सा है वेयर एंड टेयर उसमें होती है। और इवेंचुअली इवन मिनी ने भी ये चीज़ ख़त्म कर दी थी, और वो भी बाद में जो नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उस पे आ गए थे। लेकिन इन चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि जो ग्लोरी होगी उसकी भी CVT में कोई इशू आएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि DFSK को कस्टमर्स की मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए एटलीस्ट पार्ट ट्रेन और जो ट्रांसएक्सल वगैरह है उसकी वारंटी 1.5 लाख किलोमीटर देनी चाहिए या 5 से 7 साल देनी चाहिए, स्पेशली जब इंजन भी एक हाई टॉर्क टर्बो इंजन है कपल्ड विद CVT। DFSK ऑलरेडी इंडोनेशिया में 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहा है, और उसी गाड़ी की पाकिस्तान में 60,000 और 3 साल की वारंटी एक हद दर्जे का मजाक है। जब तक गाड़ी के पार्ट्स उस एज पे आएंगे कि उनमें बड़े इश्यूज़ वगैरह आना शुरू हों, गाड़ी की वारंटी कब की ख़त्म हो चुकी होगी। इस कन्फिगरेशन में स्पेशली टर्बो के साथ मेरा ख्याल है कि 5 साल या 1 लाख किलोमीटर से कम वारंटी इज़ ए रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। और जो लोग ग्लोरी सेकेंड हैंड लेंगे या अपनी नई गाड़ी को ज़्यादा अरसा चलाना चाहेंगे, उनके लिए मुस्तकबिल में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान में ग्लोरी प्रो की कीमत है 46,10,000, और जो नॉर्मल 580 टर्बो है उसकी कीमत है 42,30,000।
पाकिस्तान में सिविक टर्बो की प्राइस है, जिसको हम RS कहते हैं, 45,64,000 और स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव की कीमत है 47,82,000। DFSK ने ग्लोरी प्रो को सिविक से ऊपर रखा है और स्पोर्टेज से थोड़ा नीचे प्लेस किया है। CUV आखिर एक बड़ी गाड़ी है तो शायद उसकी प्राइस सिविक से ज़्यादा ही होती होगी, लेकिन हम इससे ये कह सकते हैं कि जब कोई ग्लोरी प्रो लेना चाह रहा है तो उसकी ऑप्शंस में स्पोर्टाज और सिविक वगैरह भी हैं। ये दोनों उसने छोड़ी हैं इन फेवर ऑफ ग्लोरी। हम ये देखते हैं कि बाकी ममालिक में ग्लोरी किस मार्केट सेगमेंट में है। प्राइस तो हर मुल्क में फ़र्क हो सकती है उस मुल्क के टैक्सेस और बाकी ऑटो जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से, लेकिन मार्केट प्लेसमेंट नॉर्मली गाड़ियों की एक ही जैसी होती है पूरी दुनिया में। या ये भी हो सकता है कि चाइनीज़ गाड़ियाँ जो आ रही हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सस्ती बेची जा रही हों। इंडोनेशिया में देखें तो ग्लोरी प्रो की कीमत है 33 करोड़ 50 लाख इंडोनेशियन रुपए। इंडोनेशियन रुपए की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा लगती है। और जो नॉर्मल टर्बो है ग्लोरी, उसकी प्राइस है 31 करोड़ 30 लाख। सिविक इंडोनेशियन में बहुत महंगी है, उसकी कीमत तकरीबन 53 करोड़ 30 लाख है। और ये हमारी जो RS है उसके करीब की गाड़ी है स्पेक्स वाइज। अगर हम यारिस जो कि वायोस कहलाती है इंडोनेशिया में, उसका 1.5 वर्जन देखें तो वो 30 करोड़ से शुरू होता है और 33 करोड़ तक जाता है। किया कि स्पोर्टाज तो अवेलेबल नहीं है इंडोनेशिया में, मगर सेल्टोस जो कि स्पोर्टाज से नीचे का मॉडल है उसकी कीमत 30 करोड़ से शुरू होकर 36 करोड़ तक जाती है। प्रोटॉन X70 की कुछ लिमिटेड लॉन्च हुई है इंडोनेशिया में और जो उसका ऑल व्हील ड्राइव की कीमत है वो 40 करोड़ 38 लाख है, जबकि प्रीमियम फ्रंट व्हील ड्राइव की कीमत 43 करोड़ 17 लाख है। हम ये कह सकते हैं कि इंडोनेशिया जहाँ पे DFSK ने काफ़ी ज़ोर लगाया और मार्केटिंग भी की है, वहाँ पे ग्लोरी प्रो की कीमत X70 से भी काफ़ी कम है और सिविक और करोला के तो करीब भी नहीं है। हो सकता है कि इंडोनेशियन मार्केट को भी बिग 3 ने काबू किया हो और वो अपनी गाड़ियाँ बहुत महंगी बेच रहे हों, तो DFSK ग्लोरी ने मोनोपोली तोड़ने की कोशिश की हो। लेकिन इसके बावजूद अगर आप स्टैट्स देखें तो ग्लोरी प्रो या DFSK की कोई गाड़ी भी एक अच्छी सेलिंग गाड़ी साबित नहीं हुई वहाँ पे, और उनको एक हद तक फ्लॉप करार दिया जा रहा है। और मार्केट्स में भी देखते हैं, ग्लोरी प्रो बांग्लादेश में भी अवेलेबल है। बांग्लादेश में ग्लोरी आई ऑटो या प्रो की कीमत है 31 से 32 लाख टिका। होंडा सिविक टर्बो की कीमत है 41 से 42 लाख टिका। सिविक वैसे तो बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर है, लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन उसकी एक लिमिटेड सेल है क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अब अगर आप प्रोटॉन X70 को देखें जो कि बिल्कुल उसी तरह अपना असेंबली प्लांट लगा चुके हैं और CKD यूनिट्स अब बना रहे हैं वहाँ पे, उसमें जो उनका ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है उसकी कीमत है 38 लाख और जो प्रीमियम फ्रंट व्हील ड्राइव है उसकी कीमत है 42 लाख। इसी तरह अगर आप देखें तो जो टोयोटा यारिस 1.5 है वो तकरीबन 33 लाख 50 हज़ार टिका की बांग्लादेश में बिकती है। इसी तरह अगर हम श्रीलंका देख लें जहाँ पे ये गाड़ी लॉन्च हुई है, श्रीलंका में सारी गाड़ियाँ इंपोर्टेड होती हैं। वहाँ पे जो ग्लोरी आयोटो जो हमारी वाली ग्लोरी प्रो टर्बो है उसकी कीमत 1 करोड़ 22 लाख 50 हज़ार के करीब है। और अगर आप वहाँ पे सिविक देखें तो जो RS हमारी वाली 1500 टर्बो जो है उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख से 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक है, और वो नई गाड़ी नहीं, वो इस्तेमाल शुदा गाड़ी मिलती है। नई गाड़ी इस कीमत में अगर होंडा सिविक वहाँ पे है तो वो 1 लीटर टर्बो वाला मॉडल है। इतना ज़्यादा फ़र्क है गाड़ी की कीमतों में। ये सारी मार्केट्स में गाड़ियों की प्राइसिंग देखने की इसलिए ज़रूरत थी ताकि हमें पता चले कि इंटरनेशनली ग्लोरी प्रो को या आई ऑटो को ये किस सेगमेंट में प्लेस करते हैं। और अगर आप देखें तो ये सिविक के तो करीब भी नहीं आते, और इवन जो प्रोटॉन की X70 है उससे भी इनकी कीमत काफ़ी कम होती है। तो लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने इतनी ज़्यादा कीमत इसकी क्यों रखी हुई है? इसका मतलब या तो ये है कि पाकिस्तान में ये सिविक वगैरह जो हैं ये सस्ती हैं, या DFSK ग्लोरी जो है वो बहुत महंगी है। इन दोनों में से कोई एक बात ही हो सकती है।
अगर पाकिस्तान में स्पोर्टाज की कीमत जो है वो सिविक से ज़्यादा है, तो बाकी दुनिया में भी इसी तरह है कि स्पोर्टाज की वो वाला वर्जन जो पाकिस्तान में है उसकी कीमत बाकी दुनिया में जो नॉर्मल सिविक है जो हमारी टर्बो वाली उससे ज़्यादा है। दिस इज़ हाउ इट इज़। गाड़ियों की मार्केट प्लेसमेंट सेम ही रहती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट जो है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में मार्केट से बिल्कुल चेंज करके बेचेंगे, तो इसका क्या मतलब है? हम ये कहते रहते हैं कि बिग थ्री ने हमें लूट लिया, लेकिन जितनी भी चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं जो बाकी दुनिया में हद से कम कीमत और हद से ज़्यादा वारंटी के साथ बिक रही हैं, पाकिस्तान में उनकी कीमत मार्केट में इस्टेब्लिश ब्रांड से बहुत ज़्यादा है और वारंटी कम है। अब यहाँ पे DFSK से ये सवाल बनता है कि अगर बाकी दुनिया में ये गाड़ी इतनी कम कीमत पे और इस मार्केट पोजीशन पे बिक रही है, तो पाकिस्तान में इसको चेंज क्यों किया गया है और इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों रखी गई है? टैक्सेस के ऊपर अब ये जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि नंबर एक, ये दोनों गाड़ियाँ सेम टैक्स ब्रैकेट में आती हैं, और सेकेंडली DFSK को ऑटो पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में ना सिर्फ अपनी मशीनरी ड्यूटी फ्री लाने की इजाज़त थी, बल्कि जो उनके CKD पार्ट्स हैं उन पे भी डिस्काउंट है 50% तक। उनमें कुछ पार्ट्स पे और कुछ पार्ट्स पे 30-35% तक डिस्काउंट है जो हमारे बिग थ्री हैं उनके मुकाबले में। लेकिन इसका फ़ायदा हम आम लोगों को मिलते नहीं देख रहे। और एक सवाल हम सबको अपने आप से भी पूछना चाहिए। पाकिस्तान में हमें लगता है कि जिस चीज़ की कीमत कम है वो माठी है, और जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी तो वो बेहतर है, बेशक उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी ना हो। फिर हम एक और चीज़ भी सुनते हैं कि आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि फ़लानी चीज़ की शक्ल ऐसी है कि वो मुझे मुफ्त भी मिल रही हो तो मैं नहीं लूँगा, और इस बात को प्रमोट भी किया जाता है। जबकि हकीकत में अगर उन्हीं लोगों को सिर्फ आधे फीसद डिस्काउंट पे भी कोई चीज़ मिल रही हो तो वो भाग के वो ले लेते हैं और वो उसको ज़्यादा प्रॉफिट पे बेचेंगे। और अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई ये तो अपनी अपनी अकल है। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि क्रोम और LEDs की इस चक्काचौंध रोशनी में कहीं ऐसा ना हो कि हम वो नाम भी लूज़ कर जाएं विच आर नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज द मोस्ट रिलायबल ब्रांड्स। हो सकता है कि जिनको हम तारीकी समझ रहे थे वो सिर्फ छाँव थे, और अब अगर मुझे और आपको पता है कि पाकिस्तान में लो प्राइस चीज़ें जो हैं वो महंगी बेची जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो लोग इस बिज़नेस में हैं उनको ये पता नहीं होगा?